माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी बुक जिस बच्चे ने अच्छी तरह से पढ़ ली वो इस एग्ज़ाम में अबव 90% नंबर लाने का हकदार बन जाता है। लेकिन होता क्या है कि स्कूल में एनसीईआरटी बुक पढ़ाई जाती है, परंतु हमारे जो बच्चे हैं वो पूर्ण रूप से घर में उसको ढंग से नहीं पढ़ते। पेपर सेटर के पास जब ये जाता है तो एक एनसीईआरटी बुक भी दी जाती है उसे, और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं। तो वो क्या करता है कि एनसीईआरटी बुक के एक एक पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ता है। तो मेरी आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप एनसीईआरटी की बुक को ज़रा ध्यान से पढ़ें और ये देखें कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आप इस काम को खुद भी कर सकते हैं। तो चलिए इसी उसमें मैं आपको एनसीईआरटी बुक की एक एक पेज, एक एक लाइन का इम्पोर्टेंस बताता हुआ चलता हूँ। सबसे पहले आप देखिए चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन। कभी आपने देखा कि मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, an iron tawa pan nail is left exposed to humid atmosphere, grapes get fermented, food is cooked, food gets digested in our body, we respire। ये जो बातें बताई गई हैं ये आप अपने दैनिक जीवन में ज़रूर देखते होंगे। मिल्क छोड़ दें बाहर रूम टेम्परेचर पर तो शाम तक वो ख़राब हो जाता है। तवा लोहे का है, आपके घर में होगा, उसको छोड़ दीजिए आप ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में तो उसके ऊपर ब्राउनिश स्पॉट आ जाते हैं। ग्रेप्स अगर ज़्यादा दिन तक रह गए तो वो खट्टे हो जाते हैं और उनमें से एक अलग प्रकार की स्मेल आती है, फर्मेंटेशन जिसको बोलते हैं। खाना हम आग में रखते हैं तो जल्दी पक जाता है, और फूड जब हम खाते हैं तो पेट में डाइजेस्ट हो जाता है। हम सांस लेते हैं तो क्या होता है ये आप सब देखें और समझने वाले हैं। तो इन ऑल अबव सिचुएशंस नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज्ड। तो इसमें पता क्या है, एक क्वेश्चन वो बना सकते हैं कि व्हेन वी ऑब्जर्व नेचर एंड आइडेंटिटी of the initial substance have changed. Nature and identity of the, ये पैराग्राफ को मैंने ज़रा हाईलाइट कर दिया है। द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज। तो इसमें लिख देगा वाई दिस हैपन। तो आप क्या जवाब देंगे भाई? आपको ये देना पड़ेगा कि जब उसकी आइडेंटिटी इनिशियल सब्सटेंस की थोड़ी चेंज हो जाती है, जैसे हमने ऊपर के उसमें देखा मिल्क को छोड़ दें, तवे को देखते हैं हम, खाना पक जाता है, तो हम इसका आंसर क्या देंगे इसके बारे में आप विचार करिए। फिर मैं अभी डिस्कस करता हूँ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेज। 9th में हम पढ़ चुके हैं फिजिकल केमिकल चेंज। वेन एवर ए केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो ये जो ऊपर हाईलाइट करा है हमने, इसका आंसर यहाँ छुपा हुआ है। वेन एवर केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो इसका आंसर ये हो गया कि नेचर ऑफ एन इनिशियल आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस समवट चेंज क्यों होती है, तो उसका आंसर ये है कि जब केमिकल रिएक्शन उसके अंदर होगा तो ये चेंजेस होंगे। यू मे परहैप्स हैव बीन वंडरिंग एज टू व्हाट एक्चुअली मेंट बाय द केमिकल रिएक्शन। अब हम ऊपर आंसर दिया केमिकल रिएक्शन होता है, कोई भी पूछ सकता है केमिकल रिएक्शन क्या होता है भाई। तो इसके लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। इसमें देखिए मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करके, रगड़ करके उसके ऊपर की लेयर को हटा दी गई है, और तब इसे टंग से पकड़ करके बर्नर के फ्लेम के पास लाते हैं और नीचे एक
वॉच ग्लास रख देते हैं, तो जो ही मैग्नीशियम रिबन जलेगा तो वॉच ग्लास में कुछ पाउडर गिरेगा। तो मैग्नीशियम रिबन को Mg हो गया इसका सिंबल, और नेचर में जला रहे हैं, ऑक्सीजन है और हीट की प्रेजेंस में ये हो रहा है, तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड इसमें बनता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने से वो वॉच ग्लास में आ गया वाइट पाउडर। अब आप ये देखिए इसमें क्या पूछ सकता है वो बोलेगा कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद डेजलिंग वाइट फ्लेम्स एंड चेंज इनटू वाइट पाउडर, ये बोल सकता है वो, यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो वो डेजलिंग वाइट फ्लेम में चेंज होता है और वाइट पाउडर बनता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें पूछ सकता है वो, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वाइट पाउडर, और दूसरा वो कह सकता है, इस तरह से पूछ सकता है, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स व्हाट हैपन्स। तो आपको आंसर यहाँ से हो जाएगा कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड विच इज ऑफ वाइट पाउडर, जो वाइट रंग का होता है। दूसरी एक्टिविटी यहाँ पे बताई गई है कि टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटेशियम आयोडाइड। तो यहाँ पे क्या है, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन है, उसको एक टेस्ट ट्यूब में लिया है और उसमें हमने ऐड कर दिया पोटेशियम आयोडाइड। तो क्या होता है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डायरेक्ट इसमें भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या होता है। तो आप क्या होगा, क्या बोलेंगे आप, लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड आयोडाइड इज फॉर्म एंड पोटेशियम नाइट्रेट इज फॉर्म। ये एक्सचेंज होते हैं, लेड चला जाता है आयोडीन के साथ में और पोटेशियम चला जाता है नाइट्रेट के साथ में, और कलर चेंज टेक्स प्लेस। एक्टिविटी थर्ड, टेक ए फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन ए कोनिकल फ्लास्क। ये नीचे दिया हुआ है, कोनिकल फ्लास्क है और इसमें नीचे ये जो दिखाए हुए हैं ये जिंक ग्रैन्यूल्स हैं, छोटे छोटे टुकड़े, और उसमें ऊपर से हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, यहाँ कॉर्क लगा दिया और उसमें एक डिलीवरी ट्यूब छोड़ दी है। तो क्या होता है, इसमें रिएक्शन होता है। तो इस रिएक्शन के होने से पहले आप ये देखिए क्या क्या हो रहा है इसमें, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस और टेम्परेचर। ये बातें थोड़ी आगे मैं करूँगा, लेकिन यहाँ पर जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड गिव्स हाइड्रोजन गैस। तो क्या हुआ इसमें, हाइड्रोजन गैस बनी, यानी गैस इज इवॉल्व। दूसरा, इस एक्टिविटी 2 में हमने क्या देखा, चेंज इन कलर। मैंने कहा था ना कि कलर चेंज हो जाएगा। और पहले वाली स्टेट में हमने क्या देखा कि मैग्नीशियम रिबन लिया था हमने यहाँ, और मैग्नीशियम रिबन बर्न होकर के सॉलिड था मैग्नीशियम रिबन, ये पाउडर में चेंज हो गया। तो चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का चेंज भी होता है। कई रिएक्शन जो है, जैसे ऊपर आपको ये दिखाया गया था मैग्नीशियम रिबन को जलाते हुए, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर चेंज हुआ, तभी तो ये रिबन जल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया और वाइट पाउडर में चेंज हो गया। तो ये 4 बातें जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या बातें कहती है, 3 एक्टिविटीज़ से हमने क्या निकाला, ये ऑब्जर्वेशन है हमारी। तो आपसे वो पूछ सकता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन में, क्या पूछ सकता है कि व्हेन केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन द केमिकल चेंज। तो आप थोड़ी देर के लिए सोचेंगे यार क्या, तो आप सीधे आंसर दीजिए, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। अगर ऐसा कुछ होता है तो केमिकल रिएक्शन होता है। As we observe the change around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. हमारे चारों तरफ चलते रहते हैं। कहीं पर बहुत दिनों का कूड़ा सड़ रहा है और वहाँ पानी इकट्ठा हो जाए तो आप उसकी स्मेल देखिए,
एक सड़े अंडों जैसी स्मेल आने लगती है, तो उसमें से गैस निकलती है, वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है। तो अब इन्हीं सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि इतने छोटे से पैराग्राफ में मैंने आपको कितने क्वेश्चन बता दिए। जो जो हाईलाइट करे हैं उन सब में क्वेश्चन बन रहे हैं। ऐसे आप अपनी समझदारी से एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ो और उसके अंदर अपने आप अपनी नोटबुक में क्वेश्चन बनाते रहो। जब आप इस तरह के क्वेश्चन बनाएंगे तो एक तो आपका क्या होगा, चैप्टर का पूरा रिवीजन हो जाएगा, और दूसरा आपको हर कोने की एनसीईआरटी में क्या लिखा है पूरी नॉलेज होगी। इससे क्या होगा कि जो आपके पेपर सेटर हैं वो इसी ट्रेंड से पेपर बना रहे हैं आजकल। वो अब ये नहीं देखते कि लास्ट में एक्सरसाइज है उसमें से उठा लिए क्वेश्चन, या कहीं पुराने 10 ईयर में से क्वेश्चन उठा लिए, तो वो तो करते हैं थोड़ा बहुत। देखिए पेपर सेटर क्या करता है, 33% ऐसे क्वेश्चनों को बनाता है जो कॉमन बच्चा भी आराम से आंसर दे करके पास हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो होता है 33% का, वो इसी एनसीईआरटी बुक के अंदर से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और जो लास्ट का 33% है उसको वो थोड़ा टफ लेवल का बनाते हैं। ऐसा ना हो कि सारे जो जनरल बच्चे हैं, जनरल से मेरा मतलब है कि जिनको बस खाली पढ़ा है, उन्होंने समझा कुछ नहीं है, वो निकल जाएं एग्ज़ाम में, और जो टॉपर बच्चे हैं वो पीछे रह जाएं। तो उनके लिए क्वेश्चन सेट इस तरह से किए जाते हैं कि ताकि बच्चे उसे अच्छी तरह से, जिसको पूरा थॉरो नॉलेज होगा वही बच्चा आगे बढ़ पाएगा। अब हम चलते हैं केमिकल इक्वेशंस। इक्वेशंस क्या होती हैं? देखिए अगर हम ऐसे लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को हम कहेंगे रिएक्टेंट, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम कहेंगे प्रोडक्ट, और बीच में एरो लगा रखा है। ये तो हो गई आपकी वर्ड इक्वेशंस। वर्ड इक्वेशन आपको वो एग्ज़ाम में देता है, लिखी हुई वर्ड इक्वेशन, और उसको कहता है सिंबॉलिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके बताइए। ये वर्ड इक्वेशन को सिंबॉलिक में करिए। सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल रिएक्शन इन रिएक्शन 1.1 जो अभी दिखाया, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, इनको रिएक्टेंट बोलते हैं, और नया सब्सटेंस जो बनता है उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। वो रिएक्शन के दौरान बनता है, उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो एक तो आपने देखा रिएक्टेंट और एक देखा आपने प्रोडक्ट। तो ये तो आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो, और 8th से आपने सुना होगा, और आपके दिमाग में भी है कि जो रिएक्ट कर रहे हैं वो रिएक्टेंट है, और जो उससे जो बन रहा है वो प्रोडक्ट है। अब LHS में हमने जो लिखा है रिएक्टेंट, उनके बीच में जितने भी हैं 2 या 3, उनके बीच में प्लस का निशान लगाते हैं, फिर बीच में एरो रखते हैं। और RHS में जो बन रहा है उसमें भी अगर 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं तो उनके बीच में एरो प्लस लगा सकते हैं, और उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। अब यहाँ है केमिकल इक्वेशंस को हम कैसे लिखें। वो तो ऊपर तो वर्ड प्रॉब्लम थी, वर्ड के रूप में लिखा हुआ है वर्ड इक्वेशन। अब इस वर्ड इक्वेशन को सिंबॉलिक में कैसे चेंज करें। आप देखिए मैग्नीशियम का होता है Mg और ऑक्सीजन का होता है O2, दोनों मिल गए MgO बने। तो LHS में आप लिख सकते हैं Mg प्लस O2, एरो लगा के आप बताइए MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको एक आपने ये जो इक्वेशन अभी हमने लिखी है इसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। कैसी? स्केलेटल इक्वेशन फॉर रिएक्शन। स्केलेटल इक्वेशन यानी एक खाली ढांचा है। अब आपने एक लॉ पढ़ा होगा। लॉ क्या पढ़ा है आपने? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या मतलब है उसका? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है कि हम मास को न तो पैदा कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी हम इस यूनिवर्स में जो सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम में
मास को पैदा भी नहीं कर सकते और मास को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। जैसे आपने एनर्जी का पढ़ा होगा, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट वी कैन ट्रांसफर इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो आप इसके हिसाब से LHS में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, वो कितनी कितनी मात्रा में है, इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि दोनों तरफ इक्वल रहेगा। अगर वो मास इक्वल नहीं रहेगा तो हम इस नियम का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को तोड़ रहे हैं। तो इसके लिए हमें केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना चाहिए और बैलेंस करके ही हम इस लॉ को, ये जो बता रहा है, ये लॉ मैं आपको फिर हाईलाइट कर देता हूँ। क्या लिखा है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। तो अब एक इक्वेशन लेते हैं और उसके सहायता से आपको बैलेंसिंग करना सिखाते हैं। द वर्ड इक्वेशन, अभी एक्टिविटी हमने करी थी 1.3, उसमें देखिए जिंक हमने लिया था कोनिकल फ्लास्क में, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया था डाइल्यूट और बना था जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इसमें से निकल रही थी। तो इसको हाईलाइट मैं कर रहा हूँ इसलिए कि जिंक का है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का है H2SO4, जिंक सल्फेट का है ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस का है H2। तो आपने LHS में ज़रा ध्यान से देखना है, जिंक कितना है 1, RHS में कितना है जिंक 1, हाइड्रोजन कितना है LHS में 2, इधर RHS में कितना है 2, S कितना है 1, यहाँ भी 1 है, SO4 कितना है, ऑक्सीजन कितनी है 4, दोनों तरफ 4 है। तो इस इक्वेशन को आप कह सकते हैं कि इट इज़ फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये बैलेंस्ड है। लेकिन चलिए ज़रा एक दूसरी लेते हैं टफ सी। इसमें आप देखिए आयरन प्लस H2O गिव्स यू फेरिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो इसको जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो उसका तरीका है कि पहले हर एक उसको हम एक बॉक्स में बंद कर दें। आयरन का Fe को बॉक्स में कर दिया, वाटर को कर दिया, Fe3O4 को भी बॉक्स में कर दिया और हाइड्रोजन को भी बॉक्स में कर दिया। तो फर्स्ट जो है ड्रॉ बॉक्स अराउंड ईच फार्मूला, ये फार्मूला है। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। ये विशेष ध्यान रखना है। आप सोचेंगे कि इधर 3 है फेरिक RHS में, तो LHS में चलो Fe के नीचे 3 लगाते हैं, बैलेंस हो गई। लेकिन ये काम नहीं करना। ये बॉक्स जो बनाए गए हैं, इस बॉक्स के अंदर जो लिखा हुआ है 2, 3, 1 जो भी है, उसको बिल्कुल चेंज नहीं करना। हाँ, इसके कोफिशेंट जो इसके स्टार्टिंग में है वहाँ हम चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए सबसे ज़्यादा नंबर किसका है, ऑक्सीजन का, O4 सबसे ज़्यादा है। मैं ये टेबल के चक्कर में नहीं पढ़ रहा हूँ, टेबल हमने बना दी है एलिमेंट की। आयरन कितना है LHS में 1, RHS में 3 है, हाइड्रोजन LHS में 2 है और RHS में 2 है, ऑक्सीजन LHS में 1 है और RHS में 4 है। सबसे ज़्यादा कौन सा है, ऑक्सीजन है। पहले उसी को बैलेंस करने की कोशिश करो। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें RHS में 4 देखा, तो LHS में आएंगे तो जो H2 है उसके पहले यहाँ 2 लगा देंगे, H2O के आगे 2 लगा देंगे। क्या होगा, 4 लगा देंगे ना, क्योंकि ऑक्सीजन 4 है तो 4 लगा देंगे। तो 4 से क्या होगा, ऑक्सीजन 4 हो जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई होगा ना, कोफिशिएंट हमने लगा दिया। और हाइड्रोजन होगी 4 2 जा 8, हाइड्रोजन बढ़ गई। तो अब RHS में जाएंगे और इधर हाइड्रोजन के आगे हम कोफिशिएंट लगा देंगे 4, 4 2 जा 8। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन बैलेंस हो गई। अब रहा आयरन, आयरन में 3 है इधर RHS में, LHS में कोफिशिएंट में 3 लगा देंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। और कुछ इस तरह से हमारे पास फाइनल इक्वेशन आएगी जो मैं जल्दी जल्दी आपको पढ़ा रहा हूँ। ये देखिए कोफिशिएंट आयरन के 3 लगा दिया, वाटर के आगे 4 लगा दिया और इधर हाइड्रोजन के आगे 4 लगा दिया।
तो ये इक्वेशन फाइनली आपकी बैलेंस होकर आ गई है। अब इस बैलेंस इक्वेशन में हम ज़रा चेक कर लें कि क्या क्या है भाई। आयरन इधर 3 है LHS में, RHS में भी 3 है। इधर वाटर में हाइड्रोजन कितनी है, 4 2 जा 8, RHS में कितनी है, 4 2 जा 8, और 4 हमने वाटर के आगे लगाया है तो ऑक्सीजन भी 4 है, तो इधर RHS में देखें ऑक्सीजन भी 4 है। तो ये हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई। जल्दी जल्दी मैंने आपको समझाया ताकि आपके समझ में आ जाए। और इस इक्वेशंस के साथ में और भी चीज़ें ऐड करनी होती हैं, जैसे S लगा हुआ है इसके आगे, आयरन के आगे S लगा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आयरन सॉलिड है। वाटर के आगे क्या लगाया हुआ है, G लगाया हुआ है, इसका मतलब ये गैसियस है। आप कहेंगे सर वाटर तो गैस थोड़ी होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं वाटर, सिंपल वाटर आयरन से बहुत स्लो रिएक्शन करता है और कभी कभी नहीं भी करता, इसलिए यहाँ पे स्टीम बनाई जाती है। तो स्टीम वाटर से ही बनती है, इसलिए G लगा दिया गया। तो जहाँ पर आपको क्या है, ये नोशंस लगाने पड़ेंगे, गैस, लिक्विड, एक्वस, सॉलिड, ये नोशंस हैं जो आपको याद रखने हैं। G फॉर गैस, L फॉर लिक्विड, AQ का मतलब है कि ये वाटर में सॉल्युबल है, और S का मतलब है सॉलिड। एक चीज़ और बता दूं मैं, यहाँ आप देख रहे होंगे समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ये भी इसमें दर्शाने होते, बताने होते हैं। तो इसके लिए आप देखिए 340 AM इसमें लिखा हुआ है। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर, हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड जब रिएक्शन करते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 340 चाहिए अंडर हाई प्रेशर। और फोटोसिंथेसिस में आपने देखा होगा, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस तो बड़ी कॉमन वो है आपकी रिएक्शन, ये तो आपने पढ़ाई होगा। तो इसमें क्या होता है कि एरो के ऊपर हम लिख देते हैं सनलाइट, क्योंकि सूरज की रोशनी ज़रूरी है, और ये कहाँ पड़नी चाहिए, क्लोरोफिल के ऊपर, और तभी जा कर के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर गिव्स ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो ये बैलेंसिंग के कुछ वो तरीके हैं जो आपको करने चाहिए। अब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। हवा में जलाने से, जैसे एक्टिविटी 1 में हमने करा था, मैंने कहा था कि मैग्नीशियम रिबन को रगड़ दो सैंड पेपर से। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के बाहर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनी होती है, उस लेयर की वजह से ये रिएक्शन नहीं करता, यानी गर्म होगा लेकिन ये ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं कर पाएगा, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो हम कहेंगे जस्ट टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर फ्रॉम द मैग्नीशियम रिबन वी रब इट। दूसरा है ये बैलेंस करना, हाइड्रोजन, क्लोरीन और ये सब केमिकल रिएक्शन आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है इसका। हाइड्रोजन के लिए H2 लिखिए, क्लोरीन के लिए Cl2 और HCl लिख दीजिए। HCl यहाँ एक एक है तो उसको बैलेंस करने के लिए उसके शुरू में 2 लगा देंगे। फिर बेरियम क्लोराइड BaCl2 होता है, एल्युमिनियम सल्फेट Al2 ब्रैकेट के अंदर SO4 होल थ्राइस, बेरियम सल्फेट BaSO4 एंड एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का सिंबल है Na, वाटर का H2O है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH और हाइड्रोजन का H2 बैलेंस कर सकते हैं हम। राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग्स। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड LHS में लिखेंगे BaCl2, और किससे रिएक्ट हो रहा है, सोडियम सल्फेट से रिएक्ट हो रहा है। तो बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो एक्वस दिखाएंगे सोडियम क्लोराइड को, और गिव्स इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट BaSO4 इनसॉल्युबल मिलता है, BaSO4 इनसॉल्युबल। तो इनसॉल्युबल के लिए क्या करेंगे आप, या तो ब्रैकेट में S लिख दीजिए
और साथ में एरो भी दिखा दिए नीचे की ओर, उसी के आगे एस के बाद एरो लगा दो, तो ये क्या है, प्रेसिपिटेट है। और सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl बनता है, वो आप लिख सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इन वाटर लिखा है तो ब्रैकेट में AQ लिख देंगे। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर तो वो HCl एक्वस है। ये क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर, NaCl बनेगा और वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा H2O। तो ये थे हमारे आज के इस लेसन में क्वेश्चंस। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, प्लीज़ NCERT के एक एक लाइन को, एक एक पैराग्राफ को पढ़िए और अपनी नोटबुक में जो आपके मन में आ रहा हो कि यार ऐसा क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में ज़रा सा हिंट दिया था कि इनसे कैसे कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं, आप भी सोचिए। और इससे क्या होगा, एक आपकी थिंकिंग पावर बढ़ेगी, एक आपका क्वेश्चन जब आप बनाओगे तो उसका आंसर भी ढूंढोगे, तो क्वेश्चन आंसरिंग भी आपके पास बन जाएगी, एक अच्छे नोट आपके बनाएंगे। और आज खेल का जो पैटर्न है क्वेश्चन का, पेपर सेटर का, वो यही होता है कि वो बुक में से दे, वो ये देखना चाहता है कि बच्चे बुक को पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बुक के हर पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ो और पढ़ करके उसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स बनाइए, तभी आपको अब 99% मार्क्स लेने का अधिकार बन जाता है। हाँ, कमेंट में आप ज़रूर लिखिए कि सर ये क्वेश्चंस हमारे समझ नहीं आ रहे हैं, या ये क्वेश्चन इनका आंसर क्या होगा, मैं उनका आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, और फिर कल मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करूँगा दूसरे वाले में, अगले NCERT के जो पेज बचे हुए हैं उनके बाद आपको पढ़ाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।